Hello, my dear students, class 10th, chapter number 2, chapter number 1, power sharing. पावर शेयरिंग में पिछले टॉपिक में हमने श्रीलंका के बारे में बात की थी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बेल्जियम के बारे में है, बेल्जियम की समझदारी के विषय में। बेल्जियम के लोगों ने, बेल्जियम की सरकार ने कैसे अपनी समझदारी से इस देश को टूटने से बचा लिया, उनके बारे में यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो बेल्जियम के जो नेता थे उन सभी ने श्रीलंका से एकदम अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने फैसला किया कि हम एक ऐसा रास्ता अपनाएंगे जिस रास्ते में किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। उन्होंने स्टेट के जो अंतर थे, जो सांस्कृतिक विविधता थी, जो क्षेत्रीय अंतर थे, जो परेशानियां थी, उन सभी को स्वीकार किया, उन्हें समझा और उनका सॉल्यूशन भी निकाला। 1970 से लेकर 1993 के बीच में उन्होंने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया। क्यों किया? क्योंकि वो देश में रहने वाले किसी भी आदमी को अलग एहसास नहीं कराना चाहते थे कि वो उनसे बेगाना है, उनसे अलग है। वो नहीं चाहते थे उनको कि वो ऐसा समझें कि हमने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो देश में रहने वाले किसी भी आदमी को ऐसा एहसास ना हो। सब मिलजुल कर रहे हैं यहाँ पर। इस कार्य को करने के लिए उन्होंने इसके लिए क्या किया? उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो ऐसी व्यवस्था थी जो बहुत ही कल्पनाशील है। बस आप सोच सकते हैं, ऐसा करने के लिए हिम्मत चाहिए आपको। कोई और ऐसा देश आज तक नहीं कर पाया। बेल्जियम का जो मॉडल है वो इस प्रकार की परिस्थितियों को दिखाता है, बताता है, और वो जो बातें हैं उनमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। उन्होंने संविधान में लिखा, स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषा वाले जितने भी मंत्री हैं उनकी संख्या बिल्कुल इक्वल होगी। संविधान में सबसे पहली बात उन्होंने यही लिखी है कि केंद्र सरकार के अंदर क्या होगा, डच बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले जितने भी मंत्री हैं उनकी संख्या कैसी होगी? बिल्कुल समान, इक्वल। कुछ विशेष कानून बन सकते हैं, लेकिन कब बन सकते हैं? ये तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। दोनों समूह के सांसदों का बहुमत, दोनों समूह समझ गए ना, डच बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले, उनका सबका बहुमत, मेजॉरिटी उनके पक्ष में होनी चाहिए। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। ये नहीं है कि डच वाले इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी बात कह दी और अपनी बात मनवा ली और काम हो गया कंप्लीट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक फ्रेंच भाषी लोग भी उसमें अपनी सहमति ना दे दें तब तक वो बात कंप्लीट नहीं हो सकती। या ऐसा नहीं है कि फ्रेंच भाषी अपने आप अपने लिए कुछ कर ले और वो डच भाषियों को उसमें ना सम्मिलित करें, तब भी वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो दोनों को एक होना पड़ेगा, तब वो फैसला अंतिम फैसला माना जाता है। और क्या हुआ? जो केंद्र सरकार थी, सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी, वहां पर अनेक शक्तियां, बहुत सारी पावर्स देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई। क्षेत्रीय सरकार समझते हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट्स को सौंप दी गई। यानी राज्य सरकारें अब क्या हैं? केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। ये नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे रहकर काम करेंगी, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे रहकर काम नहीं कर सकती, अलग रहकर भी काम कर सकती हैं। नेक्स्ट उन्होंने एक और पॉइंट की बात की। उन्होंने कहा, अब ब्रुसेल्स में क्या था? ब्रुसेल्स में 80 और 20% का मामला चल रहा था। 80% बोलने वाले दूसरी भाषा को थे और 20% किसी और भाषा को बोलने वाले लोग। तो ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार की स्थापना की गई। ब्रुसेल्स क्या है? बेल्जियम की कैपिटल, राजधानी। वहाँ अलग सरकार बनाई गई।
इसमें क्या हुआ, इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व रखा गया। समान माने इक्वल प्रेजेंटेशन रखी गई। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि जो डच भाषी लोग थे उन्होंने केंद्रीय सरकार में, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी थी, उसमें भी तो उन्होंने बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। जब डच लोगों ने वहाँ स्वीकार कर लिया तो यहाँ पर जो फ्रेंच भाषी लोग थे वो ब्रसेल्स में 80% थे, लेकिन उन्होंने तुरंत बोला कि भाई उन्होंने वहाँ पर बात मानी है तो हम यहाँ पर उनकी बात मानते हैं और समान प्रतिनिधित्व हमारा रहेगा, चाहे वो हमारा फ्रेंच वाले लोगों का हो या फिर उनके डच भाषी लोगों का। तो इस तरीके से फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोग, चाहे वो ब्रसेल्स हो चाहे वो देश हो, सभी में समान प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपना ली गई, समान प्रतिनिधित्व दे दिया गया। तो इस तरीके से ये समस्या हल हुई। एक और समस्या, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक और सरकार बनाई गई जो तीसरे स्तर की सरकार है, जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है, सामुदायिक सरकार। कम्युनिटी समझते हैं ना भाई, कोई चौधरी है तो चौधरियों की कम्युनिटी अलग हो गई, ठाकुर हैं तो ठाकुरों की कम्युनिटी अलग हो गई, पंडित जी हैं पंडितों की कम्युनिटी अलग हो गई। तो सामुदायिक सरकार बनाई गई, समुदाय वाली सरकार है। फ्रेंच भाषी सरकार अलग, डच भाषी सरकार अलग, क्रिश्चियनिटी बोलने वाले उनकी अलग। तो ऐसे क्या होता था, इनसे क्या फ़ायदा होने लगा, इस सरकार का जो चुनाव था वो एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे, यानी फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग अपनी फ्रेंच वालों को ही चुनेंगे, डच बोलने वाले अपने डच भाषी लोगों को चुनेंगे, जर्मन बोलने वाले लोग जर्मनी जो जर्मन बोलने वाले लोग हैं उन्हीं में से अपने किसी व्यक्ति को चुनेंगे। तो डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वो कहीं भी रहें उस पूरे बेल्जियम में, वो इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं और तब अपनी सामुदायिक सरकार बनाकर तैयार करते हैं। इस सरकार को संस्कृति, कल्चरल, शिक्षा, एजुकेशनल, भाषा, लैंग्वेज पॉलिसी, ऐसे जो मसले होते हैं, इतनी जो सभी समस्याएं होती हैं, इन सभी चीज़ों पर फैसले लेने का अधिकार दिया गया है। तो हमें बेल्जियम का जो ये मॉडल है थोड़ा सा कठिन लग सकता है, थोड़ा सा जटिल लग सकता है, थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से ये जटिल तो है, परंतु खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए ये उतना ही जटिल है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये व्यवस्था बहुत ही सफल रही है और इस व्यवस्था के कारण बेल्जियम में आज तक कोई भी परेशानी नहीं हुई है। इस पूरे देश के अंदर, इस पूरे मुल्क में जो भी गृह युद्ध की आशंकाएं थीं, उन सभी चीज़ों पर एकदम से स्टॉप लग गया है, विराम लग गया है। वरना यहाँ पर जो स्थिति होती युद्ध की, उसमें बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बढ़ जाता, एक फ्रेंच भाषी लोग और एक डच भाषी लोग, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स एंड डच स्पीकिंग पीपल्स, दो भागों में बढ़ जाता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाने का जब फैसला किया था ना, तो उन्होंने इसी देश के जो राजधानी थी इस देश की, जिसका नाम ब्रुसेल्स था, उसे उन्होंने अपना मेन हेडक्वार्टर चुना, अपना मुख्यालय चुना। क्यों चुना मालूम है? इसीलिए यार इन्होंने जो समस्याएं हल की ना, इससे ये देश बहुत अच्छा है यार। ये ब्रुसेल्स में जो कुछ हुआ, इन्होंने सभी समस्याओं को देखो कितनी अच्छी तरीके से हल किया। तो उन्होंने अपनी यूरोपियन जो यूनियन थी उसका जो मुख्यालय था, मेन जो था, वो कहाँ बना दिया? यहीं पर बना दिया।
अब जो यूरोपीय संसद है वो ये है, आपके सामने जो चित्र है आप उसमें देखेंगे कितने बढ़िया तरीके से ये ऑफिस बना हुआ है, आप देख रहे हैं इतना बढ़िया तरीके का। ये है यूरोपीय संसद, यूरोपियन यूनियन, जो ब्रसेल्स में बेल्जियम में स्थापित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बेल्जियम और श्रीलंका की जो ये समस्याएं हैं, ये जो कहानियां हैं ना, इन कहानियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीखने को मिलता है। दोनों देश डेमोक्रेसी वाले हैं, फिर भी सत्ता में जो साझेदारी है, जो पावर शेयरिंग है, उसके सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाया। बेल्जियम के नेताओं को क्या लगा कि विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करना पड़ेगा हमको, तभी तो देश एक हो पाएगा, देश की एकता संभव है। अगर हम इन्हें एक नहीं करेंगे तो देश की एकता संभव नहीं हो पाएगी। इन सभी एहसासों के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपना लिया गया। वहां क्या हुआ, वहां जो ज्यादा मात्रा में लोग थे, सिंगली लोग, बहुसंख्यक समुदाय वाले लोग, उन्होंने अपनी जो बातें थी वो दूसरों पर थोपना शुरू कर दिया। जब थोपा तो उससे क्या हुआ, दूसरों पर प्रभुत्व कायम हुआ, सत्ता में उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिल पाई, उन्हें हिस्सेदार न बनाने का फैसला किया गया। तो इससे देश की जो एकता थी उसमें संकट पड़ गया और सिंगली लोगों के बीच में और तमिल लोगों के बीच में गृह युद्ध छिड़ गया। तो ये चीज़ें उनके लिए घातक सिद्ध हुई। बहुसंख्यकों का आतंक, जब ज़्यादा मात्रा में लोग होते हैं ना, तो वो अपना जो आतंक होता है ना उनका, वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी नहीं पैदा करता। जो मेजॉरिटी का जो आतंक है ना, वो माइनॉरिटीज़ के लिए परेशानी ही नहीं पैदा करता, बल्कि क्या करता है, ये बहुसंख्यकों के लिए, यानी जो मेजॉरिटी वाले हैं उनके लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है बाद में। तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? इस प्रकार हम देखते हैं कि इसीलिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरीके के तर्क दे सकते हैं हम, दो तरीके के पॉइंट्स आते हैं हमारे पास। पहला पॉइंट क्या आता है? पहला पॉइंट आता है, क्या सत्ता का बंटवारा ठीक है? क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, लड़ते झगड़ते नहीं है, आपस में टकराते नहीं है। सामाजिक जो टकराव होता है ना, वो आगे बढ़कर बड़ी बड़ी हिंसाओं में तब्दील हो जाता है, राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। पॉलिटिकल जो है ना सिस्टम, वो हिल जाता है इससे। इसीलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं, यानी मेजॉरिटी वाले लोग, वो अपनी इच्छा को बाकी सभी पर थोपना, उस समय तो बहुत अच्छा लग सकता है कि आज हम मात्रा में ज़्यादा हैं, हम मात्रा में बहुत हैं, तो हम क्या करें, हम इन लोगों पर अपनी बातें थोप देते हैं। उस समय तो लाभकारी होगा, लेकिन कुछ समय के बाद आगे चलकर यही जो चीज़ है ना, ये देश की अखंडता के लिए खतरा पैदा कर देती है। तो ये समस्याएं शुरू होती हैं। सत्ता का जो बंटवारा होता है ना, वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए तो ठीक है, लेकिन इसके पक्ष में हम एक और बात कह सकते हैं, और वो बहुत अच्छी बात है। क्या? वो ये कि सत्ता की जो साझेदारी है ना, दरअसल लोकतंत्र की आत्मा कहलाती है, सोल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की आत्मा। लोकतंत्र का मतलब जानते हैं? लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है, जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांट दिया जाए। तो लोकतंत्र ये है। इसीलिए वैध सरकार वही होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ जाएं, सब आके जुड़ जाएं।
तो यहाँ पे जो दो तर्क हैं उनमें से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क भी कह सकते हैं। मॉरलिटीज वाला तर्क। तो समझदारी का तर्क क्या है? फायदे वाला तर्क क्या है? वो ये है कि लाभ वाली चीजों पर जो जोर दे वो है युक्तिपरक, जबकि जो मॉरलिटी तर्क है, नैतिक तर्क है, वो सत्ता के बंटवारे के अंदर के महत्व को समझाता है। वो समझाता है कि इस तर्क के द्वारा सत्ता के बंटवारे से हमें क्या फायदा हो सकता है और क्या नहीं। यहाँ एक छोटी सी स्टोरी दी गई है जिसके बारे में पहले बात करते हैं हम। एक खलील व्यक्ति है, उसकी उलझन के बारे में यहाँ दिया गया है। तो कहता है कि जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल, विक्रम और बेताल की कहानियां सुनी है ना। बेताल कहाँ बैठा होता है? विक्रम की पीठ पर। तो पीठ पर बैठा था हमेशा की तरह। इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। अब कहानी क्या थी, कहानी सुन लो आप सब लोग। बैरूत शहर है एक, उस शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म के थे, तो माँ जो है वो मुसलमान थी। मुसलमानों में दो प्रकार के मुसलमान होते हैं, एक होते हैं शिया और दूसरे होते हैं सुन्नी। तो ये कौन थी? उसकी जो माँ, वो सुन्नी मुसलमान थी। अब आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात नहीं है। आधुनिक शहर समझते हैं ना, आजकल शहरों में ज़्यादातर इस प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं। लव मैरिज होती रहती हैं। माता और पिता अलग अलग जाति के हो सकते हैं। शहर के लिए कोई नई बात नहीं है, पर गाँव में तो थोड़ा परेशानी होती है ना। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी जो बैरूत है उसमें भी बस जाते थे, आके रहने लग जाते थे। वे साथ रहते थे, मेलजोल होता था। पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। जब लड़ाई झगड़े होते थे इनके आपस में, गृह युद्ध होता था तो लड़ते भी थे। तो खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था, ऐसे ही गृह युद्ध में मारा गया था। अब हुआ ये कि गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के जो कुछ नियम होते हैं उन नियमों पर सहमत हुए। उन्होंने कुछ नियम बनाए। उन नियमों के अनुसार ये तय किया गया कि देश का जो राष्ट्रपति है ना, वो मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। कैथोलिक, क्रिश्चियन भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कैथोलिक्स और दूसरे होते हैं प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक धर्म का ही होना चाहिए राष्ट्रपति, मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है, उन्होंने ये भी बताया। जो सुन्नी मुसलमान है वही प्रधानमंत्री बन सकता है और कोई नहीं। उप प्रधानमंत्री कौन बनेगा? उप प्रधानमंत्री का पद मिलेगा ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों को, और संसद के अध्यक्ष का जो पद है वो किसे मिलेगा? वो शिया मुसलमान के लिए तय किया गया। तो सबको दिया गया अधिकार कि भाई ये इस पद का होना चाहिए, इस पंथ में से ये पद इस व्यक्ति के लिए होना चाहिए, इस धर्म वाले में से। इस तरीके से इन समझौतों के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे। ईसाई कभी भी ये नहीं कहेंगे फ्रांस से कि भैया हमें संरक्षण दो, हमें बचा लो, नहीं। और मुसलमान भी पड़ोसी जो सीरिया है ना, उसके साथ एकीकरण की जो मांग है वो छोड़ देंगे। इस पर सहमत हुए, एक नहीं होंगे, एकीकरण नहीं करेंगे।
जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच ये समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग कैसी थी? बिल्कुल बराबर बराबर थी। समझ गए? आ रहा है ना बच्चों आप लोगों को समझ में? हुआ क्या? दोनों की आबादी बराबर। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, ज्यादा हो गए, पर दोनों पक्ष अभी भी इस समझौते का आदर कर रहे हैं, आज भी इस समझौते को मानते हैं, एक दूसरे पर बोझ बनकर एक दूसरे पर अपनी बातें थोपते नहीं हैं। खलील को इस समझौते में थोड़ी गड़बड़ी लगती है। अब गड़बड़ी क्या है उसकी? वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा ज़्यादा है, पॉलिटिकल उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि राष्ट्रपति तो कोई और धर्म का बनेगा ना। वह ना तो माँ के धर्म को मानता है और ना ही पिता के धर्म को मानता है। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। तो उसे ये समझ में नहीं आता कि लेबनान भी जो है वो अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए, जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वो राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वो किसी भी समुदाय का हो, जैसे कि हमारे यहाँ होता है। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है उनका ये कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। अभी कहानी स्टॉप नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। यहाँ वे रुक सकते थे। बेताल जो था, जो विक्रम की पीठ पर लदा हुआ था, उसने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछना शुरू किया। हाँ भाई विक्रम, बताओ, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था से ही चलने देते या कुछ नया करते उसमें? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। उसने दोबारा कहा, अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है तो आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और मैं उड़ जाऊंगा, चला जाऊंगा। तो क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? मैंने सब आपको समझाया ये चीज़ बताई आपको, अभी इस परिस्थिति के बारे में बताया। तो क्या हमें नया लिखना चाहिए संविधान? फिर से लिखने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या पुरानी व्यवस्था थोड़ी बेकार व्यवस्था नहीं लगती हमको? क्या उस व्यवस्था को हमें हटा नहीं देना चाहिए? इन सभी बातों पर आप डिस्कस करें, अपने मन में सोचें इन बातों को और जवाब भी अपने आप ही लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आएगा वो सत्ता की साझेदारी के रूप के बारे में आएगा, कि जो सत्ता की साझेदारी है, पावर शेयरिंग है, उसके कितने रूप होते हैं, कितने टाइप्स की होती है वो, उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।